सुप्रभात। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 15। इस पाठ का शीर्षक है हे जनशक्ति महान, जो कि एक पद्य है यानी कि कविता। इस कविता गीत को लिखा गया है श्री रांगेय राघव जी के द्वारा। श्री रांगेय राघव एक असाधारण प्रतिभा के धनी, हिंदी के विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभाओं में से एक श्री राघव जी का जन्म 17 जनवरी सन 1923 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रांगेय राघव नहीं है, बल्कि इनका वास्तविक नाम है TNV आचार्य। TNV आचार्य यानी कि तिरुमल्ले नंबकम वीर राघव आचार्य। ठीक है, आपको याद रखना है सिर्फ रांगेय राघव। ठीक है, इनका वास्तविक नाम तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। बहरहाल इनका वास्तविक नाम बता दिया मैंने आपको। तो श्री रांगेय राघव जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हिंदी साहित्य का संभवतः ऐसा कोई अंग नहीं है जहां हिंदी साहित्य के साधक डॉक्टर रांगेय राघव ने अपनी साधना का प्रयोग न किया। प्रत्येक क्षेत्र में यानी कि साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने लिखा। ये गौरवर्ण, उन्नत ललाट, लंबी नासिका और चेहरे पर गंभीरतामयी मुस्कान बिखेरे हुए हिंदी साहित्य के एक अनन्य उपासक थे। बहुत बड़े कह सकते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो रांगेय राघव का जन्म 17 जनवरी सन 1923 को आगरा में हुआ था। इनके पिता श्री रंगाचार्य के पूर्वज, वो रंगाचार्य यानी कि पिताजी के जो पूर्वज थे वो तकरीबन 300 वर्ष पूर्व राजस्थान के भरतपुर और जयपुर में रहने लगे थे, आकर बस गए थे। अच्छा, हिंदी भाषा के साथ साथ रांगेय राघव जी को अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। रांगेय राघव का हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत पर असाधारण अधिकार भी था। अगर रांगेय राघव जी की कर्म भूमि की बात करें तो संपूर्ण भारत ही इनका कर्म भूमि रहा। यानी कि ये रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के आगरा के थे, परंतु समय समय पर इनका भ्रमण अन्य राज्यों में होता रहा है। तो अन्य राज्यों की तात्कालिक दशा, राजनीतिक परिस्थिति या अन्य कुछ तथ्यों पर या संस्कृति पर या वहाँ की सभ्यता संस्कृति पर रांगेय राघव समय समय पर उपन्यास, कहानी, कविता और काव्य ये लिखते रहे हैं। तो रांगेय राघव जी ने अन्य राज्यों को कुछ अपनी कृतियां समर्पित की। उन कृतियों के लिए इन्हें अन्य राज्यों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी कर्म भूमि को संपूर्ण भारत ही इनकी कर्म भूमि रही है। एक बार क्या हुआ था, आई थिंक सन 1942 की बात है, बंगाल में क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था। सन 1942 में ही था शायद। तो सन 1942 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उस समय बंगाल की स्थिति का मुआयना करने के लिए रांगेय राघव जी वहां गए थे। तो रांगेय राघव जी जब वहां से वापस लौटे तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट का नाम था तूफानों के बीच। काफी चर्चा का विषय रही थी वह रिपोर्ट। तो बंगाल की बंगाल की अकाल की जो स्थितियां थी उनका वर्णन उन्होंने अपने एक लेख में किया था, जिस लेख का नाम था तूफानों के बीच। बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा था उनका वो बंगाल का वह लेख। ठीक है, तो ऐसे ही कई जगहों पर जाते रहे हैं। ये तो एक उदाहरण था जो मैंने आपको अकालग्रस्त बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, साहित्य की बात करें तो साहित्य के साथ साथ डॉक्टर श्री रांगेय राघव जी को
अन्य रुचियां भी थी। वो रुचियां किस क्षेत्र में थी? जैसे चित्रकला के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि थी, संगीत के क्षेत्र में भी इनकी रुचि थी। और अगर बात करें पुरातत्व की, जो पुरातत्व विज्ञान होता है, जिसको जो जमीन वगैरह खोद के पुराने पुराने चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनकी समय सीमा निर्धारित करते हैं वगैरह वगैरह, तो इन सब में भी श्री रांगे राघव को विशेष रुचि थी। ठीक है। श्री रांगे राघव जी ने 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष, ओनली 13 इयर्स की एज में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। एक विशेष प्रतिभा थी इनके अंदर। हालांकि आजकल देखा जाए तो 13 वर्ष की उम्र में बच्चा ठीक से कविताओं को कविता लिखना तो दूर की बात है, वह ठीक प्रकार से याद भी नहीं कर पाता है। और कविताओं के लिए कल्पना शक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है। कल्पना शक्ति होनी चाहिए, शब्द भंडार आपका होना चाहिए, शब्द में जो गंभीर भाव छुपे हुए हैं, जो शब्द शक्ति है, वो भली भांति आपको आना चाहिए। तो 13 वर्ष की आयु में या 13 साल के बच्चे के लिए ये करना एक असंभव सा कार्य था, लेकिन उस कार्य को भी संभव करके दिखा दिया श्री रांगे राघव जी ने। ठीक है। तो 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया। 39 वर्ष की उम्र में, 39 इयर्स की एज में, ठीक है, जब ये 39 इयर्स के थे, 39 साल के थे, तब इन्होंने कई कविताएं लिखी, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, रिपोर्टें इनके द्वारा लिखी गई, बनाई गई। और आलोचना भी एक विधा होती है साहित्य की, जिसमें आलोचना की जाती है, आलोचना को लिखा जाता है। और उसके साथ साथ संस्कृति और सभ्यता पर कुल मिलाकर 150 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिख ली थी। ओनली 39 इयर्स की एज में 150 से ज्यादा पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ऐसे कुछ असाधारण प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर रांगे राघव जी। यानी कि रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी थे। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन्होंने आगरा से ही प्राप्त की थी। आगरा में ही इन्होंने पढ़े लिखे थे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनके पुरस्कारों पर कि इन्हें साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या पुरस्कार दिए गए। तो सबसे पहले, चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया एक पुरस्कार के बारे में आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है डालमिया पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा श्री रांगे राघव जी को डालमिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक और अकादमी है जिसका नाम है हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। तो हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से भी श्री रांगे राघव जी को सम्मानित किया गया, उन्हें उपाधि दी गई। ठीक है। फिर राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान साहित्य से संबंधित राजस्थान सरकार के द्वारा इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो ये तो मैंने पुरस्कारों की बात बता दी। और अगर मैं बात करूं इनकी, यानी कि श्री रांगे राघव जी की प्रमुख रचनाओं की, तो रांगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्र करते हुए अनेक उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी गई हैं इनके द्वारा। इनमें से कुछ मुख्य उपन्यास और कहानियां जो है वो आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं, रामानुज, घरौंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि इनके उपन्यास और कहानियां लिखी गई हैं। ठीक है। मेधावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक इनकी प्रमुख कविताएं संकलित हैं। ठीक।
तो आप बच्चों को इनकी रचना याद कर लेना है। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, प्रस्तुत गीत, यानी कि जो कि कविता है, एक गीत है। प्रस्तुत गीत में कवि रांगेय जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। भारत की जनशक्ति की अगर बात करें, जनशक्ति यानी कि जन की शक्ति, ठीक है। ये जो शब्द है जनशक्ति, इसको मैं लिख देता हूं, जन की शक्ति। अब जन की शक्ति से क्या तात्पर्य है? जन कहते हैं यहाँ का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति। तो जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं, भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, ठीक है। भारत का इतिहास क्या है? बहुत गौरवशाली रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया, महान गणितज्ञों ने जन्म लिया, महान साहित्यकारों ने जन्म लिया, तो जिन्होंने पूरे विश्व भर में भारतवर्ष का नाम रोशन किया। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ जो वर्तमान में आपने इतिहास में पढ़ते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, जिन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और महात्मा गांधी जी हो गए, और मदर टेरेसा, ऐसे कई और नाम है। कल्पना चावला जी हैं, प्रतिभा देवी पाटिल हैं, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, और राजा राम मोहन राय हैं। तो ऐसे अनगिनत महान पुरुषों ने इस भारतवर्ष की जमीन पर जन्म लिया और बहुत महान कार्य करके भी दिखाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोग जो हैं, यानी कि भारतवर्ष के जो लोग हैं, उनके पास असाधारण प्रतिभाएं हैं, असाधारण शक्ति उनके पास है, और समय समय पर उन शक्तियों का प्रदर्शन भी भारतीयों के द्वारा समय समय पर किया गया है। लेकिन फिर भी रांगेय राघव जी कहते हैं, हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, हमारे भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति असाधारण है, सामान्य नहीं है। सॉरी, हाँ, हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सामान्य नहीं है, बल्कि असाधारण प्रतिभाओं का धनी है। अब जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ, वर्तमान के कुछ नाम हैं, कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं हमारे भारतवर्ष में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के माध्यम, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो कम्युनिकेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन की खोज की थी। वायरलेस यानी कि आज जिस आधार पर दुनिया चल रही है, ठीक है, जिसके आधार पर, जिस शोध के आधार पर पूरी दुनिया आज चल रही है, उसकी खोज करने वाले थे श्री जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। यानी कि आजकल आप देखते हैं मोबाइल हो गया, इंटरनेट का जो जाल बिछा हुआ है, इन सब की जो नींव रखी थी वो जगदीश चंद्र बोस ने रखी थी, ठीक है। और कुछ जैसे आज की डेट में जो, जैसा हम इंटरनेट का जो दौर है, इंटरनेट के इस दौर में गूगल सबसे अपना एक अहम और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय हैं, ठीक है। विंडो के सीईओ थे वो सत्या नडेला, वो भी एक भारतीय, ठीक है। पेप्सिको की सीईओ, पेप्सी जो कंपनी है पेप्सिको, उसके सीईओ कौन थी? इंदिरा नूई, है ना। और एक बहुत महान गणितज्ञ थे जिनका नाम श्री रामानुजन, ठीक है। श्री रामानुजन, फिलहाल में एक इजराइल के द्वारा एक मशीन बनाई गई है जिसका नाम, वर्तमान में एक मशीन बनाई गई है। जब आपको मैं लेक्चर जब आपको डिलीवर होगा, तकरीबन वो तब 1 महीना हो चुका होगा इस बात को। तो इजराइल ने एक मशीन बनाई है जिस मशीन का नाम भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर उस मशीन को नाम दिया गया है।
ये बहुत गौरव की बात है भारतीयों के लिए, ठीक है। और एक कंप्यूटर मानव के रूप में जानी जाती थी, इनका नाम था शकुंतला देवी, ठीक है। शकुंतला देवी, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो कुछ मूवियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे स्मृति पटल पर हमेशा छप जाती हैं, बहुत अच्छी छाप छोड़ के जाती हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दे के जाती हैं। तो ऐसे ही एक विद्या बालन के द्वारा एक मूवी निकाली गई, मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था शकुंतला देवी, जो पूर्ण रूप से आधारित है उन महान गणतज्ञ जिनको हम कंप्यूटर मानव के रूप में जानते हैं। उनका नाम है शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी के नाम पर ही उस मूवी का नाम रखा गया है, उसका नाम है शकुंतला देवी। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने उसको देखा है, काफ़ी प्रेरणादायक वो फिल्म है, ठीक है। बहरहाल अब मैंने आपको यहाँ बता दिया कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति असाधारण है, प्रत्येक जन असाधारण है, हर किसी में कोई न कोई प्रतिभा यहाँ छुपी हुई होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा तरक्की न कर पाने के कुछ कारण रहे हैं, यहाँ के लोगों के पास शिक्षा उस लेवल की नहीं पहुँच पाती है। आज भी कई सुदूर गांव में शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो उसका कारण ये है कि यहाँ की राजनीति कुछ इस प्रकार की रही है, यहाँ की भारत की राजनीति जो है वो बहुत स्वार्थी राजनीति है। इसके चलते भारत के हर व्यक्ति तक सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं और वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। या यूं कहें, देखो एक बात तो जाहिर है, यहाँ भारत में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, इतने बड़े बड़े शोध हुए, ठीक है, महान गणतज्ञ रहे जिनके नाम पे आज भी अपने संस्थान चलाते हैं। या यूं कहें बहुत जो जगदीश चंद्र बोस हैं इनके नाम पे, ठीक है, और एक और थे, एक साइंटिस्ट ही थे, ठीक है, इनका इफेक्ट था रमन इफेक्ट, ठीक है, तो उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। बहरहाल बहुत बड़े बड़े गणतज्ञ और वैज्ञानिक और समाज सेवी यहाँ रहे, लेकिन बावजूद इसके भारत को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि विश्व नोबेल पुरस्कार न दिए जाने का कारण कहीं न कहीं रंग भेद या फिर ये भारत अन्य देशों के द्वारा भारत को कम आंका जाना, ये सब द्वेष भावना के चलते ये सब चला रहता है। बहरहाल मैं वापस पाठ पर लौटता हूँ। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है, रांगे राघव जी ने भारत के प्रत्येक जन से आह्वान किया है, प्रार्थना की है, उन्हें पुकारा है, किसके लिए कि अपने आप को जगाओ, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी शक्तियों को रोज परखो और प्रगति के मार्ग पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहो। और इस कविता में रांगे राघव जी ने निवेदन किया है, आह्वान किया है प्रत्येक जन को कि अपनी शक्ति पहचानें, स्वयं को जागृत करें, अपने और अन्य को भी जागृत करें, खुद भी जागरूक हो और जागरूकता फैलाएं भी। अगर ये काम कर लेंगे, ठीक है, खुद को और ज्यादा निखरने का प्रयास करते रहेंगे, दूसरों की सहायता करते रहेंगे, और तो ये देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो इसी प्रार्थना के साथ श्री रांगे राघव जी ने ये गीत लिखा है। तो मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, तो आज मैंने आपको श्री रांगे राघव जी के बारे में कुछ बातें बताई और भारत की जनशक्ति के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, यहाँ की प्रतिभाओं के बारे में बताया है, यहाँ के लोगों में, यहाँ के जन के हृदय में जो उत्साह है, जो हौसला है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो के अगले लेक्चर में श्री रांगे राघव जी के द्वारा लिखे गए उस गीत को पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया है, और जानेंगे कि रांगे राघव ने किस किन बातों का आह्वान किया है, किन किन चीजों की कल्पना की है, वो कैसा भारत देखना चाहते हैं।
श्री रांगे राघव इस भारतवर्ष की भूमि को स्वर्ग से भी महान बनाना चाहते हैं, स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं यहाँ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति अछूता ना रहे, सभी के पास सुख सुविधाएं हो, सभी शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। किसी के हृदय में, किसी के भी, प्रत्येक जन के हृदय की बात करें, यानी कि किसी के हृदय में नकारात्मकता ना हो, किसी के हृदय में असंतोष की भावना ना हो, किसी के हृदय में लालच ना हो, किसी के हृदय में भय ना हो, और किसी के हृदय में बैर, दुश्मनी, द्वेष ना हो। और तो श्री रांगे राघव कामना करते हैं कि यहाँ सब जन के हृदय में हौसला भरा रहे, और प्रत्येक जन के हृदय में परोपकार की भावना जन्म ले। तो यहाँ अब हम इस कविता को, इस गीत को वीडियो के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये सब चीज़ों से आपकी भूमिका बन गई होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अब मैं इस पार्ट की कविता को, यानी कि जो चैप्टर 15 है, इस कविता को मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। तो आज आपने श्री रांगे राघव जी के बारे में जान लिया, और कविता का जो उद्देश्य है उसको भी मैंने बता दिया। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस कविता को पढ़ें। अब इस कविता को पढ़ेंगे, इसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप अगले दिन इस वीडियो के लेक्चर को आप देखेंगे, मैं उसमें आपको इसका अर्थ बताऊंगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रयास आपको स्वयं करना है, उसके बाद हम हैं ही यहाँ बताने के लिए, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन सबसे पहले आपका अपना प्रयास होना चाहिए। अगर जीवन में आपका सबसे पहले आप स्वयं प्रयास करते हैं तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप दूसरों पर निर्भर मत रहिए। सबसे पहले आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, आप स्वयं से समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी कार्य स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। हालांकि हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि होगी, लेकिन उस त्रुटि को सुधारने के लिए आपके शिक्षक हैं, आपके गार्जियंस आपके साथ हैं। तो मेरा आपसे आज के लेक्चर में यही कहना है कि पहले आप स्वयं प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और निरंतर तौर पर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।